Hello students, how are you? Fine. तो आज की हमारी ऑनलाइन क्लास एट्थ क्लास की होने जा रही है। तो एट्थ क्लास में हिस्ट्री में और फर्स्ट हमारा चल रहा है। उसमें चैप्टर 2 ट्रेड टू टेरिटरी हमारा चल रहा था। उसमें हमने टॉपिक द बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के हमारे टॉपिक है वार विद मराठास के साथ में जो वार हुए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन टॉपिक्स के ऊपर हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, चर्चा करते हैं। वार विद मराठास, मराठों से युद्ध फ्रॉम द लेट 18th century. The company also sought to curb and eventually destroy Maratha power. 18th सेंचुरी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को कंट्रोल करने के लिए जो है सोचने लग गई थी। With their defeat in the third battle of Panipat in 1761, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद में the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. उनका जो स्वप्न था दिल्ली से देश का शासन चलाना वो डिस्ट्रॉय हो गया। They were divided into many states under different chiefs, sardars, belonging to dynasties such as Sindhia, Holkar, Gaikwad and Bhosle. तो उनका जो ड्रीम्स था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, शेटर्ड हो गया था और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की जो बागडोर उनको सौंपी गई, जिनको सौंपी गई वो थे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले जैसे अलग अलग जो डायनेस्टीज के लीडर्स थे उनको जो है शासन सौंप दिया गया। चीफ्स जिनको सरदार कहा जाता था उनको सौंप दिया गया। दी चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कन्फेडरेंसी अंडर ए पेशवा principal minister who became its effective military and administrative head based in Pune. ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा के इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। पेशवा जो होता था इस राज्यमंडल का मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था और जो पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया एंड नाना फडनीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th century. महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18th सेंचुरी के आखिर के ये दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वार्स, एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को हारने पर मजबूर किया। इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, पहला युद्ध जो 1782 में लड़ा गया था सालबाई संधि के साथ में खत्म हुआ। ये जो युद्ध हुआ था ये युद्ध सालबाई ट्रीटी के द्वारा खत्म हुआ था। देयर वाज नो क्लियर विक्टर, और इसमें कोई भी पक्ष जो है विक्टर नहीं हो पाया था। द सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 to 05 was fought on different fronts. दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कई फ्रंट्स के ऊपर लड़ा गया था। resulting in the British gaining Odisha and
the territories north of the Yamuna river including Agra and Delhi. दूसरा जो युद्ध हुआ था उसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली, इसके साथ कई भूभाग अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए, कंट्रोलिंग हो गई उनकी. Finally, the Third Anglo-Maratha War of 1817 to 19 crushed Maratha power. और जो अंतिम युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध 1817 to 19, इसमें अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की पावर्स को पूरी तरह से क्रश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. द पेशवा वाज रिमूव्ड, पेशवा को हटाकर and sent away to बिठूर नियर कानपुर विद ए पेंशन. कानपुर के निकट बिठूर है, वहां पर उसको पेंशन पर भेज दिया गया. द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्याज. अब विंध्य के दक्षिण में जो सभी भूभाग थे उनके ऊपर कंपनी का कंट्रोल हो गया. नेक्स्ट है द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी, सर्वोच्चता का दावा. इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने आप को पैरामाउंटेंसी मानती थी, अपने को सर्वोच्च मानती थी, सर्वोच्चता का दावा करती थी. इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव, उपरोक्त जो हमने पढ़ा है विवरण उससे क्लियर होता है दैट फ्रॉम द early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. ऊपर के विवरण से ये स्पष्ट होता है कि 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही कंपनी क्षेत्रीय विस्तार को आक्रामक नीति के ऊपर चला रही थी. अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 to 1823, जो गवर्नर जनरल था जिसका नेम था लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसका समय 1813 से 1823 था. ए न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी वाज इनिशिएटेड, उसने एक नई पॉलिसी चलाई थी जिसका नेम था पैरामाउंटेंसी. पैरामाउंटेंसी नाम की पॉलिसी लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा चलाई गई थी. एक नई नीति उसने शुरू की थी. नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम. कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, उसकी जो पैरामाउंटेंसी है वो सुप्रीम है. हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर दैट द ऑफ इंडियन स्टेट्स, इसलिए जो इंडियन स्टेट्स है उनकी तुलना में उसकी पावर ग्रेटर है. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम. तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, ये जो पैरामाउंटेंसी की जो पॉलिसी तैयार की थी इसके द्वारा ब्रिटिश जो है किसी भी किंगडम को एनेक्सेट कर सकते थे, अधिग्रहित कर सकते थे. इसके द्वारा इंडियन किंगडम को एनेक्सिंग करने का उनको पावर मिल गया था. दिस वायू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल. ये सोच बाद में भी अंग्रेजियों की पॉलिसियों में दिखाई देता रहा. दिस प्रोसेस however did not go unchallenged, लेकिन ये जो प्रोसेस थी ये लंबे समय तक नहीं चली. Did not go unchallenged. For example, उदाहरण के तौर पर when the British tried to annex the small state of Kittur, उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर के एक छोटे से राज्य को कंट्रोल करना चाहा, कित्तूर जो है वो कर्नाटक में है, इन कर्नाटक टुडे,
आज जो है ये कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा है। रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म, रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए एंड लेड एंड एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट, और एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट्स को लेड किया। शी वाज अरेस्टेड इन 1824, 1824 में उसको अरेस्टेड कर लिया गया एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829, और प्रिजन में 1829 में उसकी मौत हो गई। बट रायना, लेकिन चेन्नम्मा के बाद में रायना ए पुअर चौकीदार ऑफ सिंगोली इन कितूर, कितूर में जो सेंगोली है वहाँ का चौकीदार है रायना, कैरिड ऑन द रेसिस्टेंस, उसने रेसिस्टेंस को जारी रखा। विथ पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप एंड रिकॉर्ड्स, और जो ब्रिटिश कैंप थे, रिकॉर्ड्स थे, उनको उसने नष्ट कर दिया। चारों तरफ से जो उसको सपोर्ट मिल रहा था, पॉपुलर सपोर्ट, तो पॉपुलर सपोर्ट की सहायता से उसने मैनी ब्रिटिश कैंप एंड रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे जो कैंप थे, ब्रिटिश कैंप, रिकॉर्ड्स थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ही वाज कॉट, और वो पकड़ा गया, एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830, और 1830 के बाद में उसको हैंग कर दिया गया, उसको फांसी पर लटका दिया गया। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेसिस्टेंस, इस प्रकार के जो रेसिस्टेंस हुए थे उसके सेवरल केसेस आप रीड मोर, और भी पढ़ोगे इन द बुक, इस बुक में आप प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण आगे भी आप पढ़ोगे। इन द लेट 1830s, 1830 के दशक के अंत में द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। इट इमेजिन्ड दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, कंपनी को ये भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी जो है अपने कंट्रोल में नहीं ले ले। ड्राइवन बाय दिस फियर, और इसी डर के चलते द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट, और इसी फियर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे। द फॉट prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1848 and established indirect company rule there. उन्होंने 1838 से 1848 के बीच अफगानिस्तान के साथ में एक लंबी लड़ाई लड़ी, और वहां पर अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। वहां पर इनडायरेक्टली कंपनी रूल जो है एस्टेब्लिश कर लिया। सिंस सिंध वाज टेकन ओवर इन 1848, 1848 में सिंध को भी ले लिया गया। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब, अब पंजाब की बारी थी। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हैड बैक द कंपनी, लेकिन यह महाराणा रणजीत सिंह ने कंपनी को आगे नहीं बढ़ने दिया, उसका प्रभाव नहीं जमने दिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद में 2 prolonged wars were fought with the सिख किंगडम। उनकी मृत्यु के बाद में इस रियासत के साथ में 2 जो है लंबी लड़ाई हुई थी, वार्स हुए थे विद सिख किंगडम्स, और अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज एनेक्सेड, और अंत में 1849 में पंजाब को कंट्रोल में ले लिया गया, उसको अधिग्रहित कर लिया गया। नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी ये भी हम देखते हैं। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशंस अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, who was the Governor General from 1848 to 1856। एनेक्सेशंस की जो आखिरी वेव थी वो 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली थी। जो अंतिम लहर चली थी एनेक्सेशंस की,
वो लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। वो वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। ये 1848 से 1856 के बीच में ये गवर्नर जनरल रहा था। और इसके समय में जो है एनेक्सेशंस की फाइनल वेव चली थी। He devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse। उसने जो पॉलिसी डिवाइस की थी उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति। विलय की नीति को उसने चालू किया था, उसको नाम दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इनिशिएट की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, ये ध्यान रखना है। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को चलाया था। The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, तो अब इसमें क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या बात थी ऐसी? द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड, तो इस सिद्धांत के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया, क्या डिक्लेयर किया गया? दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड, अगर इंडियन रूलर डाइड हो जाता है, मर जाता है, विदाउट ए मेल हियर, बिना किसी औलाद के अगर वो मर जाता है, हिज किंगडम वुड लैप्स, तो उसका जो किंगडम है वो लैप्स हो जाएगा। दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, और उसका जो पार्ट है वो कंपनी की टेरिटरी में शामिल हो जाएगा। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्टेड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा एक के बाद एक किंगडम को अंग्रेजों ने जो है एनेक्सेट किया। सबसे पहले 1848 में सतारा को उन्होंने एनेक्सेट किया, अधिग्रहित किया। उसके बाद में संबलपुर को उन्होंने 1850 में कंट्रोल में ले लिया, यानी अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद में उदयपुर को 1852 में अंग्रेजों ने एनेक्सेट कर लिया, एंड नागपुर 1853, एंड झांसी, सबसे बाद में झांसी को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया 1854 में। फाइनली इन 1856, और आखिरकार 1856 में क्या हुआ? द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध। अवध को भी कंट्रोल में उन्होंने ले लिया, अवध को भी। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट, द सेड द वर obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab। अब अवध को क्यों लिया? अवध को भी उन्होंने जो है कंट्रोल में ले लिया, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, ड्यूटी से ऑब्लाइज है वो, क्योंकि यहाँ पर कुशासन है और कुशासन से जो है वो मुक्ति दिलाना चाहते हैं, इसलिए इस अवध को हम एनेक्सेट कर रहे हैं। इसके अलावा इसलिए वो अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अवध को भी उन्होंने एनेक्सेट कर दिया। टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अवध को अपने कंट्रोल में लिया है। द नवाब enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857। तो नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में एंग्री हो गया, गुस्सा भड़क गया, गुस्सा हो गया, और लोग जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी उस विद्रोह में भी वो शामिल हो गए। सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशंस हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।